मॉर्निंग बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस, या फिर हम इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, तो इसके ऊपर हम डिटेल में अब बात करेंगे। चलिए इसका मीनिंग समझ लेते हैं। देखिए मीनिंग से क्लियर हो रहा है। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस मीन्स होता है ब्रेकिंग। अब किसकी ब्रेकिंग होगी? डेफिनेटली जो हम यहां ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं वो होगी ब्रेकिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड की। ब्रेकिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड। सो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ स्पेशल ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। और जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं दे विल ब्रेक आउट, वो टूट जाते हैं। तो यहां पे हम एक ये भी बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो अभी तक आपने बच्चों इससे पहले पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर हम बात करें तो उसमें हम क्या बोलते थे कि हम केमिकल एनर्जी से किसमें चेंज करते थे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी बनाते थे वहां पे। ठीक है, लेकिन अब ये सारा उल्टा हो जाएगा। अब हम ये बोल देते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस इज द फिनोमिनन इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी is changes to केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी में इसको हम चेंज करेंगे। तो अब टोटली उसका उल्टा होगा, लेकिन एक जैसा ही देखने को मिलेगा आपको। तो हम अब मेन सीधे टॉपिक पर चलते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस होती क्या है, कैसे होती है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। तो सेम जैसे हम बात करते थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, वहां पे हम 2 हाफ सेल्स लेते थे, यहाँ पे हम एक सेल बेसल्स में ही इसको करेंगे। तो चलिए मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे टॉपिक पर आता हूँ। देखो इसमें हमने ऑलरेडी मैंने आपको नोट्स की फॉर्म में इसको बना दिया है ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, और सीधे हम इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। देखिए हम क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट बाय टेकिंग ए सॉल्यूशन। हम पहले ना एक वेसल लेते हैं, और ये हमने एक वेसल ले लिया, ये हमने एक यहाँ पे वेसल ले लिया, और उसके बीच में हम यहाँ पे जो सॉल्यूशन लेते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो उसके बीच में हम क्या ले लेते हैं? एक सॉल्यूशन ले लेंगे, और उसे हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और इस वेसल को हम नाम देते हैं, दिस वेसल इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। तो क्या बोला इसको हमने? इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। और ये किस चीज से बना होता है? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बना होता है, नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, जैसे ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, उससे हम इसको बनाते हैं। आगे हम बोलते हैं द 2 रॉड्स। हम 2 रॉड लेते हैं यहाँ पे। द 2 रॉड्स आर सस्पेंडेड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। हमने इसके बीच में सस्पेंड कर दी, एंड these are connected with the battery with the help of wires। वायर्स के साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये वायर्स के साथ हमने कनेक्ट कर दिया, कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ मेटालिक वायर्स। अब देखिए यहाँ पे हम इसको बोलेंगे एनोड, अभी बताते हैं, और इसे हम बोलेंगे कैथोड। अब जरा ध्यान देना आपने, यहाँ पे हम यहाँ बोल रहे हैं द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी।
द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विद द, ये बड़े वाले को बोलते हैं पॉजिटिव, इसको बोलते हैं नेगेटिव। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एनोड। उसे हम क्या बोल देते हैं? एनोड। ध्यान देना आपने। व्हाइल द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड कैथोड। उसे हम क्या बोल देंगे यहाँ पे? वो क्या होता है हमारे पास? कैथोड। अंडरलाइन कर रहा हूं मैं इसको क्योंकि मेन चीज है हमारे पास। सो अब हम यहाँ पे एक चीज हमें समझ में आ गई कि एनोड जो होगा वो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है और कैथोड जो होगा वो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। तो अब जो ये पॉजिटिव के साथ है तो यहाँ पे क्या दिखेंगे? पॉजिटिव आइंस, पॉजिटिव 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 चार्ज होगा यहाँ पे नेगेटिव 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 एंड नेगेटिव। अब हम इसको प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम यहां से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो क्या होगा? देखिए, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड ऑन कर देता हूं आपके नोट्स के लिए। देखिए, अगर हम बोलते हैं कि जैसे हमने यहां से करंट पास किया तो हम यहां लिखेंगे ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। कहां से? थ्रू द सॉल्यूशन। तो क्या होगा? अभी समझाते हैं आपको। द आइंस आर अट्रैक्टेड, ये चीज समझने वाली है। अट्रैक्टेड बाय द oppositely charged electrodes, oppositely charged electrodes। इससे होगा क्या? as a result cations move towards कैथोड। देखिए, अब यहां पे जो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है, जैसे हमने करंट पास किया, करंट पास कर रहे हैं हम, ठीक है जी, तो क्या हो रहा है? इट इज ब्रेक डाउन। कैटाइन पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, और एनाइन क्या हो गया हमारे पास? ए नेगेटिव। ये इसमें कन्वर्ट हो गए। अब हुआ क्या? हमने बोला ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन द आयंस आर अट्रैक्टेड बाय द ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स। तो क्या हुआ? एज ए रिजल्ट कैटाइंस मूव टुवर्ड्स कैथोड। देखिए, कैटाइंस है, ये कहां जाना शुरू हो गया? इस तरफ को, ठीक है। सिमिलरली व्हाइल क्या बोल सकते हैं? व्हाइल एनाइंस मूव टुवर्ड्स, कहां पे जाएंगे? एनोड। बड़ी सिंपल सी बात बोल रहे हैं। ये देखो, एनाइंस मूव टुवर्ड्स, ये क्या है? एनोड। देखिए, इसके ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव। तो कहां जा रहा है? पॉजिटिव के पास। इसके ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव। ये कहां जा रहा है? नेगेटिव के पास। सो अब यही चीज थी मेन समझने वाली यहां पे। अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से आपको बताता हूं। यहां पे देखिए, हम क्या बोल रहे हैं यहां पे? कैटाइन। ये क्या है? कैटाइन। कैटाइन मतलब सी पॉजिटिव। और कैटाइन जो है वो कहां पे जा रहा है? कैथोड पे जा रहा है। याद रह जाएगा आपको। चलिए, इसको ऐसे कर लेते हैं। सी प्लस यहां जा रहा है तो किसके पास जा रहा है? ये इलेक्ट्रॉन के पास। नेगेटिव चार्ज है यहां पे, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। क्योंकि अपने इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या हो गया? ये डिस्चार्ज। यहां से इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसको इसने खत्म कर दिया, तो ये क्या हो गया? डिस्चार्ज। अब मुझे आप एक चीज और बताओ, यहां पे क्या हुई है? ऑक्सीडेशन हुई कि रिडक्शन हुई? इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसने इलेक्ट्रॉन को लिया है। तो अब हम यहां पे क्या बोलेंगे? यहां पे क्या हो रही है? रिडक्शन। क्यों हो रही है? क्योंकि क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
बात समझो, जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में किया था वो ही सेम यहाँ पे हो रहा है, सिर्फ चार्जेस चेंज हुए हैं यहाँ पे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम बात करते हैं एनाइंस की। एनाइंस की, तो एनाइंस को हमने क्या बोला यहाँ पे, ए नेगेटिव। ये देखो ए नेगेटिव है, तो ए नेगेटिव क्या है, ये एनोड कहाँ को जा रहा है, एनोड वाली साइड को। तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे, हम बोलेंगे ए नेगेटिव। अब क्या हुआ, ए नेगेटिव कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव वाली साइड को, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, छोड़ रहा है। और अगर छोड़ रहा है तो क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे क्या है, ऑक्सीडेशन हो रही है। सेम था जब आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किया था, तो हम क्या बोलते थे, एनोड वाले सेल के ऊपर क्या होता था, इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होता था, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होती थी, रिडक्शन। सेम हो रहा है, बट सिर्फ हमने चार्जेस चेंज किए हैं, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का वो चेंज हुआ है। अब आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब आप इसको नोट डाउन यहाँ से कर लो, जो भी मैंने अभी आपको समझाया है उसे आप नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी के ऊपर आराम से, और आपके नोट्स भी यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अभी हमने पिछला टॉपिक जो पढ़ा है वो इलेक्ट्रोलाइसिस का ही पढ़ा है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का वहां पे हमने इंट्रोडक्शन दिया था, और साथ में हमने ये भी देखा था कि जैसे हम करंट अप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके कैटायन और एनायन आपस में टूट जाते हैं, फिर कैटायन अपने अपने इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके चिपक जाते हैं, ठीक है, या फिर वहां पे कोई ना कोई गैस इवॉल्व होती है। तो ये अभी तक हमने वहां पे पढ़ा था। तो अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो चलो मैं छोटी सी एक साइड में हम पिक्चर बना लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने क्या किया था, एंड देन हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को डिस्कस करेंगे। तो जो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड डिप किए थे दो, ये एक हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक था, ठीक है, और इसको हम थ्रू कनेक्टिंग वायर्स यहाँ पे कनेक्ट करते हैं विद द पॉजिटिव प्लेट और यहाँ पे नेगेटिव के साथ। ये होता है पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव, और इसे हम बोल देते थे एनोड। क्या बोलते थे इसको हम, एनोड, और इसे हम बोल देते थे कैथोड। कैथोड यही बात करते थे वहां पे हम, ठीक है। और यहाँ पे जो हम बात करते थे कि जो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, जैसे हम करंट वहां पास करेंगे तो यहाँ पे क्या होते हैं, कैटाइंस या फिर क्या होंगे, एनाइंस। तो कैटाइंस जो थे यहाँ पे देखो क्या चार्ज है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, और यहाँ पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो ये जो कैटाइन है वो यहाँ को अट्रैक्ट करेगा, कहाँ पे, कैथोड की तरफ को, और एनाइन कहाँ अट्रैक्ट करेगा, एनोड की तरफ को, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव की तरफ को जाएगा, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव की तरफ को जाएगा। तो ये काम हम वहां पे करते थे। और यहाँ पे ये यहाँ पे जब जाता था तो जो चार्ज था, जो भी इसके ऊपर चार्ज है, वो उसको मैं हिंदी में लिख रहा हूँ यहाँ पे, खत्म हो जाता था। क्या हो जाता था, खत्म, या फिर आप बोल सकते हो क्या हो जाता था, डिस्चार्ज। अपने चार्ज को ये खत्म कर देता था, यहाँ से चेंज कर देता था, डिस्चार्ज कर देता था। तो बच्चों ये चीज हमने वहां पे पढ़ी थी। अब देखो डेफिनेशन, अब आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगी जो भी हम डेफिनेशन लिखने वाले हैं फैराडेज लॉ की। तो फर्स्ट फैराडे लॉ जो उसने दिया था वो क्या बोला था, द मास ऑफ ए substance, the mass of a substance deposited or the mass of gas liberated at a particular electrode, at a particular electrode is
डायरेक्टली proportional to the amount of charge passing through electrolyte या फिर बोल सकते हैं सॉल्यूशन। एक ही बात है, इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्यूशन। अब जरा आपने ध्यान से इस चीज को समझना है। हम डेफिनेशन को वन बाय वन इसको हम समझते हैं। देखिए हम अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द मास ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिटेड। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मतलब कितना कैटाइन कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हुआ या कितना एनायन एनोड के ऊपर डिपॉजिट हुआ। आगे बोला है और द मास ऑफ गैस लिबरेटेड। अभी हम बात कर रहे थे कि या अगर यहाँ पे कैटाइन अगर हाइड्रोजन हो, H पॉजिटिव आयन हो, तो जब वो यहाँ डिपॉजिट होगा तो यहाँ पे क्या इवॉल्व होगी, गैस इवॉल्व होगी। यही बोला हमने, लिबरेटेड द मास ऑफ ए गैस लिबरेटेड एट ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, किसी के ऊपर भी। और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके ऊपर है, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, मतलब आप जितना ज्यादा करंट पास करेंगे, आप जितना ज्यादा यहाँ पे करंट दोगे, उतनी ही ज्यादा यहाँ पे डिपोजिशन होगी, या फिर हम बोल सकते हैं उतनी ही ज्यादा गैस यहाँ पे इवॉल्व होगी। बात समझ रहे हो आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। देखो कितना इजी है ये, कितना इजी है ये। फिर से एक बार समझ लो आप जल्दी से। द मास ऑफ ए गैस, द मास ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिट, जो भी यहाँ पे डिपॉजिट होगा, या मास ऑफ ए गैस लिबरेटेड, जहाँ पे भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के ऊपर होगी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, आपकी अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और जब भी यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी होती है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो m इज इक्वल टू, इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ आता है जेड क्यू। तो यहाँ पे अब हम z को क्या बोल देंगे कि z क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। और एक चीज याद रखनी है आपने, z जो है वो अलग अलग कैटाइंस के लिए अलग अलग होगा। इसकी वैल्यू जो होगी z की, वो अलग अलग कैटाइन और एनाइन के लिए अलग अलग ही होगी। ठीक है, ये फिक्स नहीं होगा। और एक इसका नेम देते हैं हम z को, और वो बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये भी इसका एक नाम दिया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो बच्चों थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि हमने यहाँ से हमने I करंट फ्लो किया। हमने यहाँ से अगर I करंट फ्लो किया और वो हमने फ्लो किया t टाइम तक, ठीक है, t टाइम तक करंट फ्लो हुआ, तो आप बता सकते हो कि यहाँ से कितना चार्ज फ्लो हुआ। और आपको पता है कि करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। और यहाँ से ये मतलब यहाँ से हमें चार्ज का फॉर्मूला आ रहा है, Q किसके बराबर हो गया, फिर Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो अब ये इक्वेशन हमारी किसके बराबर हो जाएगी, इट इज इक्वल टू यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास z की वैल्यू थी, z और आगे आ गया I t। तो m इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, z I t। ये हमारे पास अब मेन इक्वेशन आ गई। अब z को कैसे कैलकुलेट करना है, z को हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो बच्चों z को हम ऐसे लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू, इट इज ऑलवेज इक्वल टू E अपॉन F। E होता है इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, और F होता है फैराडे कांस्टेंट, ठीक है। और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू तो आपको पहले से पता है, 1 फैराडे को हम ये भी बोल देते हैं, क्या बोल देते थे इसको हम, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन।
और इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है क्या होती है, 96500 कूलम, और ये वैल्यू हमें गिवन होती है। जब भी आप आगे न्यूमेरिकल करेंगे या आईआईटी के लेवल पे भी अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो वहाँ पे भी आपको ये वैल्यू गिवन होती है, लेकिन ये वैसे ही हमें अभी तक याद हो जाती है। ठीक है, अब हम इसका एक न्यूमेरिकल लेते हैं और उसे समझते हैं हम कि न्यूमेरिकल का एक आपको यूनिटरी मेथड भी बताएंगे, सिंपल मेथड एकदम, जिसमें हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को जल्दी से, और कुछ आईआईटी के क्वेश्चन भी लेंगे जो ऑलरेडी पहले पेपर्स में आए हुए हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड when 5 ampere current is used for 1 hour to electrolyte CuSO4। क्या है इलेक्ट्रोलाइट? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हमें यहाँ पे एटॉमिक वेट गिवन है कॉपर का 63.5 ग्राम, और 1 फैराडे की वैल्यू तो हमेशा गिवन होती है 96500 कूलम। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे हमें आंसर दिए हुए हैं 4, वो आपने देखने हैं। ए 4.2 ग्राम, बी है 5.8 ग्राम, सी है 6.6 ग्राम, और डी है 8.2 ग्राम। तो अब लेते हैं क्वेश्चन को सीधा। देखिए फार्मूला तो हम सीधा लगा देंगे, m किसके बराबर होता है, ZQ, और इसको हम सिंपलीफाई कर देते हैं। अगर Q अगर हमने करना है यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, ZIT। अभी हम करके आए थे ये फार्मूला तो, और अभी हमने लास्ट में बताया था कि Z की जो वैल्यू होती है उसको अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो उसको हम क्या लिख देते हैं, इक्विवेलेंट वेट अपॉन F फैराडे, और आगे हमारे पास इनटू IT। अब अभी हम कैलकुलेट भी कर रहे थे, अगर हमने इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास लेते हैं हम और डिवाइडेड बाई x। यहाँ चार्ज भी आ सकता है, या फिर जब हम कोई और न्यूमेरिकल करते हैं तो वहाँ पे एसिडिटी या बेसिक लिया हमने सोल्यूशन क्या लिया उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या होगा, तो ये चेंज होता रहता है। तो मोलर मास अपॉन x इंटू 1 अपॉन F इंटू IT। अब वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं यहाँ पे। देखिए मोलर मास हमें गिवन दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट। तो डिपॉजिट क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉपर। तो कॉपर का हमें दिया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, मोलर मास गिवन है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 63.5 x। अब हमें यहाँ सीधे क्लियर हो रहा है, क्योंकि कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है तो CuSO4 होगा, तो 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव, तो 2 पॉजिटिव, तो इसका मतलब 2 होगा यहाँ पे, तो हम यहाँ कर देते हैं 2। फैराडे की वैल्यू पता है आपको 96500 कूलम इनटू IT। आई क्या है यहाँ पे, व्हेन 5 एम्पियर करंट, तो करंट हमारे पास है 5, और टाइम हमारे पास दिया हुआ है यूज फॉर 1 आवर। जब भी हमें टाइम की दिया होगा यहाँ पे तो हमने सेकंड्स में लेना है, 1 आवर है तो यहाँ पे कर देंगे इंटू 1, 60 मिनट होते हैं और उसमें 60 सेकेंड्स होते हैं, तो ये हमारे पास आ गया। अब अगर आप इसकी कैलकुलेशन करते हो तो आपने खुद कर लेनी है कैलकुलेशन। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करते हैं तो इसका जो आंसर है दैट इज दिस 5.8 ग्राम। तो 5.8 ग्राम हो सकता है या 5.7 भी हो सकता है, जो भी इसके नियरेस्ट होगा तो आप उसका ऑप्शन डिसाइड कर सकते हैं पेपर में। तो बच्चों ये जो मैंने अभी तक आपको मेथड बताया, ये तो वो मेथड था जो अभी हम फॉर्मूले से पीछे से करके आ रहे थे, वो हमने कर दिया। कई बार क्या होता है जब इस मेथड को अप्लाई करते हैं
तो कई बार टफ चीज हो जाती है, आगे जाके करेंगे उस चीज को। लेकिन एक हमारे पास और मेथड है जिसे हम बोल देते हैं यूनिटरी मेथड, जो कहीं पे भी हम अप्लाई करेंगे वो मेथड हमारा कभी भी फेल नहीं होता है, फेल नहीं होता है। तो वो मेथड अब आपने यहाँ से सीखना है कि हम उस मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए यूनिटरी मेथड में यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो डिपॉजिट क्या हो रहा है, कॉपर, और हमें पता है 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो Cu2 पॉजिटिव जब ये टूटा होगा तो ये कहाँ जाकर डिपॉजिट होगा, कैथोड पर, और कैथोड से क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा एंड इट बिकम Cu। ये हो गया, इसने डिस्चार्ज कर लिया अपने आप को। अब यहाँ पे कॉपर के हमारे पास कितने मोल आए हैं ये चीज समझनी है आपने। कितने मोल आए हैं, 1 मोल। 1 मोल, हमें 1 मोल कैसे मिले कि यहाँ पे हमें कॉपर को क्या देने पड़े, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस चीज को समझना है आपने, कितने क्या देना पड़ा हमें, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देने पड़े। मतलब ये हुआ, और कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ यहाँ पे, मतलब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब हो गया 2 फैराडे। अभी हम पीछे बता भी रहे थे आपको, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फैराडे और 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 2 फैराडे हो गया। और कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ यहाँ पे वो हमें बताया है 63.5 ग्राम, इतना ये डिपॉजिट हो गया यहाँ पे। अब 2 फैराडे हम बोल रहे हैं, तो 2 फैराडे को आप क्या बोलेंगे, 2 इंटू 96500, बड़े सिंपल है, से कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ, 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मैं इतने कूलम हो गया, अगर 1 कूलम की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, 63.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96500, ये आ गया। समझ आ रही बात आपको यहाँ तक, ये तो हो गया इसके लिए। अब हम बोल रहे थे कि जो हमने यहाँ पे चार्ज है वो हमें कितना है, तो चार्ज अभी हमें गिवन नहीं है, हमें यहाँ पे I की वैल्यू गिवन है और T की वैल्यू गिवन है, तो वो हम अलग से यहाँ पे निकाल सकते हैं। चार्ज इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, IT, किसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। देखो वैल्यू के आगे I हमें दिया हुआ है 5, और ये 1 आवर है, तो 1 मैंने बोला आपको 60 मिनट और 60 सेकेंड्स, तो इसमें कन्वर्ट हो गया ये कूलम। अब जरा ध्यान से समझना आपने। अब इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे आपने देख लेना इसको कि 5 इंटू 1 इंटू 60 कूलम से कितना हुआ, कितना जमेगा, ये 63.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 96500 कूलम। और अगर 5 से अगर हमने देखना हो तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, अब ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये वैल्यू आ गई 63.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96500 इंटू 5 इंटू 60 इंटू 60। तो अब आप इस वैल्यू को और इसको देखिए, दोनों को देखिए, दोनों क्या हैं, सेम है, दोनों क्या हैं, सेम है। तो ये हमारा यूनिटरी मेथड हो गया जो हम हर जगह लगा सकते हैं, लेकिन इसका आंसर बिल्कुल सही आएगा, बिल्कुल ये फिट बैठेगा। तो दोनों ही मेथड आपने सीख लेने हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अब न्यूमेरिकल ले रहे हैं अभी हम, और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये 2015 जेईई मेंस का क्वेश्चन है। जेईई मेंस का क्वेश्चन है ये 2015 का। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फैराडे ऑफ electricity is passed through a solution of copper sulfate. The mass of
copper deposited at cathode is, ये जानना है। और एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर हमें गिवन है 63.5 ग्राम। ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं ए 0 ग्राम, बी 63.5 ग्राम, सी 2 ग्राम और डी है 12.7 ग्राम। अब आप जल्दी से करना शुरू कर दीजिए, फिर हम करते हैं इसको। देखिए दोनों तरीके से करेंगे हम, यूनिटरी मेथड भी लगाएंगे और फॉर्मूला भी लगाएंगे। तो पहले हम इसको फॉर्मूला से ही कर लेते हैं। देखिए फॉर्मूला आप जानते हैं, m इज इक्वल टू क्या होता है जेड क्यू, और m इज इक्वल टू जेड कैसे लिखते हैं हम, E अपॉन एफ। बच्चों अब हम यहाँ पे इसको क्यू को चेंज नहीं कर रहे हैं आईटी में, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा न्यूमेरिकल है वहां दिया है 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमें 4 सीधा ही दे रखा है। सीधा हमें यहाँ बोला गया है 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट, तो क्यू को हम फिर सीधा ही ले रहे हैं यहाँ पे 2 फैराडे। तो यहाँ से ये एफ से एफ कट जाएगा, और इक्विवेलेंट मास को हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, मोलर मास डिवाइडेड बाई क्या होता है x, ठीक है, और इनटू क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। तो मोलर मास हम किसका ले रहे हैं, हम यहाँ बोल रहे हैं कि डिपॉजिट क्या हो रहा है, कॉपर। तो कॉपर का यह मोलर मास यहाँ पे लेंगे तो क्या होता है 63.5, और x क्या होगा, क्योंकि कॉपर डिपॉजिट हो रहा है तो बड़ी सिंपल सी बात है कि क्या होगा वहां पे Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये Cu, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2, और यहाँ ऑलरेडी 2 था, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे हमारे पास आ चुका है 63.5 ग्राम, ये डिपॉजिट होगा। तो आंसर क्या होगा हमारे पास बी। बहुत इजी था। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे यूनिटरी मेथड की, जो हम शॉर्ट में भी लगा सकते हैं। देखिए ये तो सबको पता है, ये होगा। अब देखो कॉपर डिपॉजिट हुआ, मतलब कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ 1 मोल, और कितने इलेक्ट्रॉन हमें देने पड़े 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 2 फैराडे, और डिपॉजिट कितना हुआ ये 63.5 ग्राम। आंसर मिल चुका है, क्योंकि हमने क्या बोला था 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करेंगे तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, दिस इज द आंसर। तो देखिए कितना शॉर्ट है ये। कंपटीशन एग्जाम में अगर आपने इस क्वेश्चन को करना हो तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको यहाँ से ये आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, और ये क्वेश्चन है आपका IIT 2008 में आया है ये, ठीक है। और क्वेश्चन है क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ dilute aqueous NaCl solution was carried out by passing 10 milliampere current. The time required to liberate क्या 0.01 मोल of hydrogen gas at one of the electrode
एट वन ऑफ द इलेक्ट्रोड इज गिवन है हमें 1 फैराडे 96500 कूलम। अब बच्चों इसमें हम ले लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए हमें दिया हुआ है 6.4 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड, बी है 9.15 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड, और सी है 19.3 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड, एंड द डी इज 10⁻⁴ सेकेंड। तो करते हैं इसको शुरुआत, और इसमें हम अब यूनिटरी मेथड ही सीधा यूज कर रहे हैं। इसमें हम सीधे फॉर्मूले से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे मास निकालना पड़ेगा और ये बहुत लेंथी बन जाता है उसके लिए। और दूसरा यहाँ पे इस क्वेश्चन की एक और भी खासियत है, यहाँ पे हमारे से पूछा है टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट दिस मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो एक तो ये है कि कौन सी लिबरेट हो रही है, हाइड्रोजन गैस। वैसे हमें दिया है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस NaCl सोल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैं ये वैसे इसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए NaCl होगा तो वो ब्रेक हो जाएगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और H2O है तो वो हो गया H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब ये जो दोनों हैं Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ये दोनों पहुंचेंगे किसी इलेक्ट्रोड के पास, ठीक है, डिस्चार्ज होने के लिए। लेकिन डिस्चार्ज कौन होगा यहाँ पे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्यों डिस्चार्ज हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन कहाँ आती है, नीचे आती है। तो ये वैसे आपके नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट हुई, जो हमने यहाँ से अभी सीखा। तो क्या होगा, H पॉजिटिव ऐसा हुआ होगा, और जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये डिस्चार्ज हो गया, तो क्या हो गया H। तो H जो है वो हमेशा एग्जिस्ट करता है H2 में, तो H2 करने के लिए फिर हमें यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमारे पास कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन आ गए, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए हमारे पास अब, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि 2 फैराडे, ठीक है, और यहाँ पे तो हो गया 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन डिपॉजिट हुई, कब, जब 2 फैराडे हमने पास किया करंट। अब देखो हमारे से पूछा क्या गया है, हमें ये बोला गया है द टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट दिस मच मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, इतने मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस होगी। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं कि अगर हमने करनी है 0.01 मोल हाइड्रोजन, तो ये क्या, देखिए 1 था, इसका डबल हुआ था यहाँ पे, तो इसका डबल कर देंगे 0.02 फैराडे। बात समझ में आ गई आपको। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया है, अभी चार्ज यहाँ से हमें मिल गया, हाँ यहाँ से हमें क्या मिल गया, चार्ज मिल गया। तो अब हमें यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, हमें करंट दिया हुआ है और हमें टाइम निकालना है। तो चार्ज, ये फार्मूला लग जाएगा Q = IT, Q = IT, और चार्ज हमें पता है कितना होता है, 0.02 इंटू फैराडे 96500, इट इज इक्वल टू I हो गया हमारे पास 10 इंटू 10⁻⁻3, और T हमने निकालना है तो वो हमने T ऐसे लिख दिया। अब हमने T कैलकुलेट करना है तो आप कल कर सकते हो, तो यहाँ चला जाएगा। तो क्या हो गया, 0.02 इंटू 96500 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10⁻⁻3। तो आपने इसको कैलकुलेट करना है, एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली दिस इज C। तो आंसर जो होगा वो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, C। तो आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। और क्वेश्चन ले रहे हैं हम, और ये क्वेश्चन भी IIT में आया हुआ है, और क्वेश्चन है ए करंट ऑफ 2 एम्पियर passed for 1 hour through a solution of aluminum chloride
मोल्टन में होता है ये। हैज ए करंट efficiency of 50%। अब एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। फाइंड द, तो आइडिया होना चाहिए आपको, अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड एट कैथोड, और गिवन है हमें एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का 27 ग्राम है और 1 फैराडे की वैल्यू दी हुई है 96500 कूलम। तो ये हमें गिवन है और ऑप्शंस हमें गिवन दिए हुए हैं। ए है हमारे पास 1.33 ग्राम, बी है हमारे पास 0.66 ग्राम, सी है हमारे पास 0.33 ग्राम एंड डी है 1.66 ग्राम। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, सीधा इसको फॉर्मूला से कर देते हैं। देखिए फॉर्मूला लगाया हमने, m इज इक्वल टू जेड क्यू, और ये हो गया जेड आई थी नहीं टी। तो जेड क्या होता है, ई अपॉन क्या होता है फैराडे इंटू आई टी। यहां तक तो हम पहले भी करते आए हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम, ई को निकालना हो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या होता है एक्स, और एक्स इंटू फैराडे इंटू आई टी। तो वैल्यू पुट कर देते हैं आप सभी की। अगर आप वैल्यू पुट करते हो तो देखिए वैल्यू पुट करके क्या आएगा हमारे पास, मोलर मास क्या है 27 ही है। हमने अभी बोला है कि डिपॉजिट कौन हो रहा है, एल्यूमिनियम 27, और डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स देखो एल्यूमिनियम जो है वो कितने मोल यहाँ पे करेगा, Al 3 पॉजिटिव होगा यहाँ पे, 3 इलेक्ट्रॉन और एल्यूमिनियम, तो मतलब 3 हो जाएगा। तो 3 आ गया यहाँ पे, इंटू 1/96500 कूलम इंटू आई टी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 60 इंटू 60, 1 इंटू 60 इंटू 60। तो ये हमारी यहाँ से वैल्यू आप निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो भी आपको यहाँ पे वैल्यू निकलेगी वो आपने कैलकुलेट कर लेनी है। और मैं आपको वैसे इसका आंसर बता देता हूँ यहाँ पे। तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे सी होगा, आंसर इज सी। क्वेश्चन ले रहे हैं जल्दी से, और क्वेश्चन है ए चार्ज ऑफ of 1 Faraday डिपॉजिट्स। इसके ऑप्शन हैं हमारे पास, 3-4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। ए है, पूछा है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। बी ऑप्शन है 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, एंड सी है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, एंड द लास्ट वन डी है 1 AMU ऑफ सब्सटेंस। तो 4 ऑप्शंस थे। क्वेश्चन ये है कि एक फैराडे से कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होता है। 1 फैराडे से कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होता है।
सो फॉर्मूले के साथ शुरू कर देते हैं। m इज इक्वल टू क्या होता है, जेड क्यू, और m इज इक्वल टू जेड की वैल्यू क्या होती है हमारी, E अपॉन एफ। और देखिए यहाँ पे जो चार्ज है वो हमें गिवन है 1 फैराडे, तो इन टू क्या आ गया यहाँ पे एफ से एफ हमारा यहाँ पे कट जाएगा, और अगर ये कट गया तो यहाँ पे m क्या आ गया, यहाँ पे मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस। अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा इसका आंसर। चलिए हम एक बार देख लेते हैं। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल का मास इक्विवेलेंट मास होता है? नहीं, 1 मोल का मास क्या होता है, मोलर मास होता है। तो ए ऑप्शन नहीं होगा, ये आपको वैसे पता होना चाहिए। क्या बोला हमने, 1 मोल का जो मास है वो इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट मास होता है नहीं। 1 मोल का क्या होता है, मोलर मास होता है। 1 ग्राम तो होगा ही नहीं। अब नेक्स्ट है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यस सी इज द आंसर, क्योंकि हमने क्या बोला है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। तो देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे स्टार लगा के। आपको वैसे याद रहना चाहिए क्या, कि जो 1 मोल है उसका होता है मोलर मास। क्या होता है, मोलर मास। और 1 ग्राम इक्विवेलेंट का होता है इक्विवेलेंट मास। तो ये भी आपको ऐसे याद रख लेना है दोनों चीजें। क्यों, क्योंकि ये आपके काम आएगी। ठीक है, तो ये आपके न्यूमेरिकल्स यहाँ पे हो गए। हम कर लेते हैं सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, जो उसी का ही पार्ट है वैसे तो, बट सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। फैराडेज ने जो अपना सेकंड लॉ दिया था, क्या बोला उसने, इफ सेम अमाउंट ऑफ, if same amount of electric charge is passed through different electrolyte, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सॉल्यूशन, देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या फिर हम इसको बोल सकते हैं, अगर गैस होगी तो लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द या टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। चलिए, अब बोला है उसने कि अगर हम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास कर देते हैं, कोई भी चाहे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट हो इस बार या सॉल्यूशन हो, तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या गैस लिबरेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, इक्विवेलेंट वेट के, इक्विवेलेंट वेट के। चलिए हम ना एक यहाँ पे सेल ही बना लेते हैं, 2 सेल लेने पड़ेंगे हमें। यहाँ पे 2 सेल हमने ले लिए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमने ये इलेक्ट्रोड इसमें डाल दिए,
एक में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है वो हमने ले लिया जिंक सल्फेट और एक में हमने ले लिया कॉपर सल्फेट का, ठीक है। और इनको आपस में अब ऊपर से मिला देते हैं। और ये ऐसे ये होगा हमारा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। समझिए अब यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे ये कॉपर सल्फेट है और यहाँ पे जिंक सल्फेट। अब हमने यहाँ पे बोला क्या है कि सेम करंट, क्योंकि जब हम सीरीज में इसको जोड़ेंगे तो सेम करंट फ्लो करेगा दोनों के बीच में। तो हम यहाँ बोल रहे हैं इफ द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास करते हैं अगर हम, तो हमने आई को क्या बोल दिया, आई क्या है यहाँ पे दोनों के लिए सेम है। क्यों? क्योंकि ये क्या इसमें लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। और टाइम भी फिर क्या होगा, सेम, दोनों के लिए सेम ले लिया। तो अगर आई और टी सेम है तो चार्ज क्या हो गया, सेम हो गया। ये बोला हमने द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट मास। तो चार्ज भी हमारा सेम हो गया। चलिए अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं इन दोनों सॉल्यूशंस के लिए और देखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जिंक की, अगर हमने यहाँ पे m निकालना है किसका, जिंक का, तो इट इज इक्वल टू जेड क्यू, ठीक है जी। और m जेड एन, इसको हम जेड को क्या लेते हैं E अपॉन एफ और यहाँ पे क्या आ गया क्यू। ऐसे ही हमने निकाल लिया कॉपर के लिए तो जेड इंटू क्यू और एम सी यू, यहाँ पे आ गया E अपॉन एफ और यहाँ पे आ गया क्यू। अब अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या हो गया एम जेड एन और नीचे क्या आ गया एम सी यू। तो यहाँ पे बाकी तो सारा ही देखो चार्ज सेम है, यहाँ पे फैराडे से कट जाएगा तो क्या आ गया ई जेड एन और यहाँ पे आ जाएगा ई सी यू। तो बात क्लियर हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो m है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट। और यही चीज हम यहाँ पे बोल रहे थे जो हमने ऊपर बोली है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि m1 m2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। मतलब m जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्विवेलेंट वेट के। और यही डेफिनेशन हम ऊपर बोल रहे हैं कि द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास्ड। अगर हम सेम चार्ज यहाँ पास करते हैं इलेक्ट्रोलाइट या सोल्यूशन में से, देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट। तो वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो नाउ दिस इज ऑल अबाउट ऑफ दिस लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहो, मजे करते रहो।